स्वागत है आपका ट्रिक्स के दुनिया में। यहां मिलेगा हर टॉपिक, हर फील्ड का ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, और ये रूल सिर्फ रटने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, इन्हें समझना जरूरी है। हम हर रूल के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नियम बने क्यों। सही कहा, ये भाषा को क्लियर और लॉजिकल बनाने के तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही नियम रूल 1 है ईच वर्सेस एवरी के बारे में। कॉन्सेप्ट है कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक आइटम्स के लिए होता है एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ, और एवरी 2 से अधिक आइटम्स के लिए एक ग्रुप अप्रोच के साथ। दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जी, इसको आसान भाषा में समझें तो फर्क असल में नजरिए का है। ईच हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ग्रुप में हर व्यक्ति या चीज को अलग अलग इंडिविजुअली देखना चाहते हैं। अच्छा, वहीं एवरी का इस्तेमाल तब होता है जब हम पूरे ग्रुप को एक साथ एक यूनिट की तरह देखते हैं। तो एक में इंडिविजुअल फोकस है और दूसरे में ग्रुप फोकस। और सबसे जरूरी बात जो सोर्स में भी है वो ये कि दोनों के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। बिल्कुल, ईच बॉय इज, एवरी स्टूडेंट इज। और इसमें एक प्रो टिप भी दिया गया है जो बहुत काम का है। हाँ, कि एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव है। जी, प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब है कि एवरी के फौरन बाद एक नाउन आना ही चाहिए, जैसे एवरी बॉय। इसी वजह से एवरी ऑफ वाला स्ट्रक्चर हमेशा गलत होता है। ये तो एग्जाम में बहुत कॉमन एरर होता है। चलिए बात है रूल 02 पर, बोथ वर्सेस नीदर नॉर। सोर्स कहता है बोथ और नॉट एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। नकारात्मक अर्थ के लिए नीदर नॉर का प्रयोग करें। हाँ, क्योंकि ये लॉजिकली सही नहीं है। बोथ का मतलब ही है दोनों। अगर आपको कहना है कि दोनों नहीं, तो आप असल में कहना चाह रहे हैं कि न ये न वो, जिसके लिए इंग्लिश में पहले से ही नीदर नॉर स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली। तो बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग गलत है। सही वाक्य होगा नीदर राम नॉर श्याम इज गोइंग। और यहाँ वर्ब भी सिंगुलर हो गया, इज गोइंग। हाँ, क्योंकि नाइदर नॉर से जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट जो यहाँ श्याम है उसके हिसाब से आती है। अच्छा, और इसमें एक एग्जाम फैक्ट भी है। जी, कि नाइदर सिर्फ 2 के लिए इस्तेमाल होता है। अगर 2 से ज्यादा है तो हम नन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी टॉपिक पर। रूल 3 रिलेटिव प्रोनाउंस हु और हुम का फर्क हमेशा परेशान करता है। इसका एक बहुत सरल तरीका है। हु हमेशा सब्जेक्ट यानी काम करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, डूअर। और होम हमेशा ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है उसके लिए, मतलब रिसीवर। जैसे उदाहरण है, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। यहाँ पेन लड़के ने चुराया, तो लड़का सब्जेक्ट है। बिल्कुल, इसलिए हु आया। दूसरा उदाहरण देखें, द बॉय हुम आई मेट वॉज पोलाइट। यहाँ मैं लड़के से मिला। आई सब्जेक्ट है और बॉय ऑब्जेक्ट है। तो हुम आया। जी, और एक एग्जाम फैक्ट इसमें बहुत जरूरी है कि सुपरलेटिव्स के बाद जैसे द बेस्ट हमेशा दैट का इस्तेमाल होता है, हु या विच का नहीं। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अब प्रोनाउन से आगे बढ़कर वाक्य की बनावट पर आते हैं। रूल 04 कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें इफ से 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जिसके साथ विल प्लस V1 आता है। दूसरा इफ प्लस पास्ट सिंपल के साथ वुड प्लस V1। ठीक है। और तीसरा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस V3। जी, और सबसे ज्यादा गलतियां इसी तीसरे वाले में होती हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि वाक्य इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 में है तो दूसरे भाग में वुड हैव प्लस V3 का ही प्रयोग होगा। जैसे गलत वाक्य है इफ आई हैड सीन हिम आई वुड स्टॉप माई कार। हाँ, यहाँ वुड स्टॉप गलत है। सही वाक्य होगा इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। बिल्कुल, ये उस सिचुएशन के बारे में है जो पास्ट में नहीं हुई और हम उसके एक काल्पनिक नतीजे की बात कर रहे हैं। और इसका एक अपवाद भी है यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए। हाँ, जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सही। चलिए अब फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक और नियम पर लौटते हैं। रूल 5 द वन ऑफ द स्ट्रक्चर। ये भी एक क्लासिक ट्रैप है। हाँ, इसमें लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। नियम साफ है, वन ऑफ द के बाद
नाउन हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि आप कई में से एक की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। जी, वर्ब सिंगुलर होगी क्योंकि आपका असली सब्जेक्ट वो वन है, तो वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर बीच में हु या दैट आ जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब हु अपने ठीक पहले आए नाउन यानी बॉयज को रेफर कर रहा है, वन को नहीं। तो वाक्य का हिस्सा है बॉयज हु आर प्लेइंग, इसलिए वर्ब आर आया। अच्छा, और सोर्स में लिखा है वन ऑफ द बॉयज वर प्लेइंग इज माई ब्रदर। जी, यहाँ असली वर्ब इज है जो वन के लिए आया है। ये बहुत बारीक अंतर है। अब आते हैं रूल 06, नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन। इसका कॉन्सेप्ट है कि जब कोई संख्या और इकाई मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो इकाई हमेशा सिंगुलर रूप में रहती है। हाँ, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम करती है, जैसे अ 10 इंच स्नेक ना कि अ 10 इंचेस स्नेक, क्योंकि यहाँ 10 इंच मिलकर स्नेक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और इसका एग्जाम फैक्ट है कि अगर यूनिट को ऑफ के साथ अकेला इस्तेमाल करें तो वो प्लूरल हो सकती है। बिल्कुल, जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। समझ गया। अब अगला नियम रूल 07 कलेक्टिव नाउन्स जैसे टाइम, मनी, डिस्टेंस के बारे में है। जी, जब हम समय, पैसे या दूरी की मात्रा को एक अकेली इकाई के रूप में देखते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ 50 मील को एक अकेली दूरी माना गया है। हाँ, लेकिन अगर इसी मात्रा को हिस्सों में बांट दिया जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। जैसे सोर्स का दूसरा उदाहरण है 50 माइल्स हैव टू बी कवर्ड बाय फुट एंड बाय कार। यहाँ हैव आया क्योंकि उस 50 मील की दूरी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, कुछ पैदल और कुछ कार से। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। बिल्कुल। अब आते हैं रूल 8 कंपैरिजंस पर। इसमें एनी अदर का इस्तेमाल बताया गया है। हाँ, ये लॉजिक का नियम है। जब एक ही समूह में तुलना हो तो एनी अदर का प्रयोग करना जरूरी है ताकि सब्जेक्ट खुद से अलग हो सके। जैसे गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, अगर अदर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि सोना कोई धातु ही नहीं है, क्योंकि आप सोने की तुलना सभी धातुओं से कर रहे हैं जिसमें सोना खुद भी शामिल है। अच्छा, लेकिन डायमंड इज हार्डर देन एनी मेटल, सही है, इसमें अदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हीरा एक धातु नहीं है, वो एक अलग ग्रुप से है, इसलिए यहाँ अदर लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब एक और जोड़ी की बात करते हैं, रूल 9 सिंस वर्सेस फॉर। इसका नियम बहुत सीधा है। सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी काम के शुरू होने के निश्चित समय के लिए होता है, जैसे सिंस 2010, सिंस मंडे। जी, और फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए होता है, फॉर 10 years, फॉर 2 days। तो कब से का जवाब सिंस और कितनी देर से का जवाब फॉर। बिल्कुल, और एक एग्जाम फैक्ट ये है कि सिंस का इस्तेमाल ज्यादातर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ही होता है। सही है। अब आते हैं रूल 10 वाई वर्ड स्ट्रक्चर पर। ये बहुत आसान है, हमें बस ये देखना है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क। अगर फुल स्टॉप है तो वो एक स्टेटमेंट है और स्ट्रक्चर होगा वाई वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ, जैसे आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। और अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो एक सवाल है और स्ट्रक्चर होगा वाई वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। बिल्कुल, जैसे वेयर इज ही गोइंग, बस पंक्चुएशन से ही पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। बढ़िया। अब रूल 11 यूसेज ऑफ एज विद वर्ब्स। इसमें 2 लिस्ट हैं। जी, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ एज लगता है, जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, व्यू। पर जो ज्यादा जरूरी लिस्ट है वो है जिनके साथ एज नहीं लगता। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट। हाँ, कंसिडर वाला तो बहुत कॉमन एरर है। लोग अक्सर कहते हैं ही इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट, जो कि गलत है। सही होगा ही इज कंसिडर्ड द बेस्ट। जी, क्योंकि कंसिडर शब्द में एज का मतलब पहले से ही छिपा होता है। ठीक है। अब रूल 12 पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन इसका लॉजिक सिंपल है। जेरेंड यानी V1 प्लस ING जब नाउन का काम करे तो उससे पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, माई, योर, हिज। तो माई फादर डजंट लाइक माई गोइंग आउट सही है, मी गोइंग आउट नहीं। सही, क्योंकि पिता को मैं पसंद नहीं हूं ऐसा नहीं है, उन्हें मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है। ये बाहर जाना एक एक्शन है और ये एक्शन मेरा है, इसलिए माई गोइंग आउट। अच्छा, तो किसका एक्शन?
ये सवाल पूछना है। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं रूल 13 लॉ ऑफ इन्वर्जन की। ये इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन का मतलब है वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। ये नियम तब लागू होता है जब कोई वाक्य किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, जैसे हार्डली, नेवर, सेल्डम। जी, ऐसा वाक्य पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो नेवर आई हैव सीन गलत है। सही वाक्य होगा नेवर हैव आई सीन। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएं। बिल्कुल। अब रूल 14 आर्टिकल द विथ प्लेसेस, स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल के साथ द कब लगाना है और कब नहीं। इसका नियम प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पर्पस का है। अगर आप किसी जगह पर उसी काम के लिए जा रहे हैं जिसके लिए वो बनी है तो द नहीं लगेगा। जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल। हाँ, लेकिन अगर आप वहां किसी और काम से जा रहे हैं, मतलब सेकेंडरी पर्पस से, तो द लगेगा। जैसे माई फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। उद्देश्य बदला तो आर्टिकल लग गया, साफ है। अब आते हैं रूल 15 पर, इन्वर्जन पेयर्स। ये रूल 13 का ही एक्सटेंशन है। इसमें जोड़े याद रखने हैं। नो सूनर के साथ हमेशा थैन आता है, और हार्डली या स्केर्सली के साथ व्हेन। जी। एग्जाम में अक्सर नो सूनर के साथ व्हेन लगाकर एरर दिया जाता है। तो सही वाक्य होगा नो सूनर डिड आई रीच देन द ट्रेन लेफ्ट। बिल्कुल। और यहाँ इन्वर्जन भी है, डिड आई रीच, और सही जोड़ा भी। दोनों चीजें चेक करनी होती हैं। ठीक है। रूल 16 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसमें भी 2 लिस्ट हैं। एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्राइड जैसे वर्ब्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। जैसे He enjoyed himself at the party। हाँ, वहीं hide, keep, stop, bathe, qualify जैसे शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। He hid behind the tree, ना कि he hid himself। और अवेल के साथ एक खास नियम है कि इसके साथ ऑफ भी आता है। अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सही। अब रूल 17 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़ा एक और नियम। जी, जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज या अलोंग विद जैसे शब्दों से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। दूसरे सब्जेक्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना है। हाँ, जैसे द कैप्टन अलोंग विद सेलर्स वॉज ड्राउन्ड। यहाँ सेलर्स प्लूरल होने के बावजूद वर्ब वॉज आई क्योंकि हमारा असली सब्जेक्ट द कैप्टन है। सही है। अब रूल 18 कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एडवाइस वर्सेस एडवाइस। ये नाउन और वर्ब का फर्क है। आसान तरीका है, जिस शब्द के आखिर में सी आता है वो नाउन है, जैसे एडवाइस, और जिसके आखिर में ऐसी आता है वो वर्ब है, एडवाइस। बिल्कुल। तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, नाउन, और आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, वर्ब। ठीक है। और अब आखिरी के 2 नियम, रूल 19 है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ये ग्रामर में शिष्टाचार का नियम है। एक पॉजिटिव वाक्य में प्रोनाउंस का क्रम होता है 2, 3, 1, यानी यू, ही एंड आई। दूसरे को पहले सम्मान देना है और खुद को आखिर में रखना है। जी, लेकिन अगर कोई गलती या बुरी बात स्वीकार करनी हो तो क्रम उल्टा हो जाता है, 1, 2, 3। आई, यू एंड ही। हाँ, आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक। यहाँ आप जिम्मेदारी पहले खुद लेते हैं। और आखिर में रूल 20, ये हु वर्सेस हुम की एक ट्रिक है। जी, ही हिम ट्रिक। वाक्य में प्रोनाउन की जगह ही या हिम रखकर देखें। अगर ही फिट बैठता है तो हु प्रयोग करें, और अगर हिम फिट बैठता है तो वूम का प्रयोग करें। बिल्कुल। रूल 21 द फॉरबिडन पॉसेसिव्स, यानी वर्जित संबंधवाचक। ये रूल कहता है कि कुछ शब्द हैं जैसे सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर। पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइट भी हैं इस लिस्ट में। हाँ, तो इन शब्दों के ठीक पहले पॉसेसिव केस जैसे माय, योर, हिज, इनका इस्तेमाल नहीं होता है। इंग्लिश नोट भी यही कहता है कि इन शब्दों के ठीक पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल। जैसे इनकरेक्ट उदाहरण है योर सेपरेशन पेन्स मी। ये सुनने में तो उतना गलत नहीं लग रहा। यही तो ट्रैप है। करेक्ट वाक्य है सेपरेशन फ्रॉम यू पेन्स मी। अच्छा, योर सेपरेशन नहीं बल्कि सेपरेशन फ्रॉम यू। एग्जैक्टली। एग्जाम फैक्ट भी यही कहता है। योर फेवर गलत है, सही यूजेज है फेवर फ्रॉम यू। समझ गया। अगला नियम है रूल 22 ईच अदर वर्सेस वन अनदर। ये तो काफी आम है। हाँ, पर इसमें भी गलतियां होती हैं। पहला पॉइंट है ईच अदर, जो 2 लोगों या चीजों के लिए यूज होता है। और वन अनदर? वन अनदर का प्रयोग 2 से ज्यादा लोगों या चीजों के लिए किया जाता है। तो इंग्लिश नोट के हिसाब से 2 के लिए ईच अदर और 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर। बिल्कुल।
जैसे द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। और 5 दोस्तों के लिए द 5 फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर। हाँ, और एग्जाम फैक्ट कहता है कि बोथ के साथ वन अनदर लगाना एक एरर है। जाहिर है बोथ का मतलब ही 2 है, तो उसके साथ ईच अदर ही आना चाहिए। करेक्ट। रूल 23, द सेल्डम पेयर्स। सेल्डम की जोड़ियां, ये क्या है? इसमें बताया गया है कि सही जोड़ियां बिल्कुल फिक्स्ड हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। अच्छा, तो क्या है ये जोड़ियां? पहली है सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, ठीक है। और दूसरी है सेल्डम इफ एवर। मतलब इंग्लिश नोट के हिसाब से सेल्डम और एवर कहना गलत है, सही है सेल्डम और नेवर। एकदम सही। इनकरेक्ट उदाहरण है सेल्डम और एवर ही कम्स हियर। और करेक्ट होगा सेल्डम और नेवर ही कम्स हियर। हाँ, और इसमें एक बहुत जरूरी एग्जाम फैक्ट है। वो क्या है? अगर कोई सेंटेंस सेल्डम से शुरू होता है तो लॉ ऑफ इन्वर्जन लागू होगा। लॉ ऑफ इन्वर्जन मतलब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। बिल्कुल, एक सवाल की तरह। ये इंटरेस्टिंग है। चलिए रूल नंबर 24 पे चलते हैं। वेरी वर्सेस मच सुपरलेटिव्स। हाँ, सुपरलेटिव्स के साथ वेरी और मच कहाँ लगाना है, ये इसमें बताया गया है। पहला पॉइंट है द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और दूसरा है मच द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो इंग्लिश नोट कहता है कि वेरी का यूज द के बाद होता है और मच का यूज द के पहले। एग्जैक्टली जैसे ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट और ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट। दोनों सही हैं। हाँ, दोनों सही हैं, बस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। और एग्जाम फैक्ट कहता है कि वेरी द बेस्ट या द मच बेस्ट कहना ग्रामेटिकल ब्लंडर्स हैं। बिल्कुल, ये बड़ी गलतियां हैं। ठीक है, अब है रूल नंबर 25 द पोजीशन ऑफ इनफ। ये भी काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका नियम बहुत सीधा है असल में। पहला पॉइंट है एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ आता है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा है इनफ के बाद नाउन आता है, मतलब इनफ नाउन से पहले आता है। अच्छा, तो इंग्लिश नोट में भी यही है, एडजेक्टिव के बाद इनफ जैसे स्मार्ट इनफ, लेकिन नाउन के पहले जैसे इनफ शुगर। एग्जैक्टली। पहला उदाहरण है ही इज स्मार्ट इनफ। और दूसरा? ही हैज इनफ शुगर। और एग्जाम फैक्ट पे यही पॉइंट आउट करता है, ही इज इनफ टॉल गलत है, करेक्ट है ही इज टॉल इनफ। समझ गया, एडजेक्टिव के बाद नाउन से पहले। बिल्कुल। अगला है रूल 26, वर्ब्स एंड द एडवर्ब एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें 2 लिस्ट्स हैं। पहली है यूज एज वाली। इसमें शब्द हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, ट्रीट, व्यू, नो, डिफाइन। इन क्रियाओं के साथ एज का प्रयोग होता है। और दूसरी लिस्ट है नो एज वाली। हाँ, इसमें है नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। और इन क्रियाओं के साथ एज का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल। इंग्लिश नोट में भी लिखा है अपॉइंट, इलेक्ट और कंसिडर जैसे शब्दों के साथ एज का यूज नहीं होता। तो इनकरेक्ट उदाहरण है ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। हाँ, और करेक्ट है ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एज गिवन अप। एग्जाम फैक्ट में इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया है। क्या है वो? आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर सही है, पर आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर गलत है। बिल्कुल सही। कंसिडर के साथ एज नहीं लगता। अगला है रूल 27, ऑल्दो एंड येट। ये भी एक कॉमन एरर जोन है। हाँ, नियम ये है कि ऑल्दो या थो के बाद येट या फिर एक कॉमा आता है, बट कभी नहीं। मतलब ऑल्दो के साथ हमेशा येट का यूज होता है, बट का नहीं। करेक्ट। तो ये वाक्य ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज माइजर गलत है। सही वाक्य होगा ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज माइजर। हाँ, और एग्जाम फैक्ट ये कहता है कि अगर येट का ऑप्शन ना हो तो सिर्फ एक कॉमा लगाना भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये अच्छी जानकारी है। अब आते हैं रूल 28, प्रोनाउन केसेस आफ्टर टू बी। ये स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे? नियम कहता है कि टू बी वर्ब्स मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। यानी आई, ही, शी, वी। हाँ, तो इंग्लिश नोट में लिखा है कि स्पोकन इंग्लिश में इट इज मी चलता है, लेकिन एग्जाम में इट इज आई सही है। अच्छा, तो उदाहरण है इट इज आई हु हेल्प्ड यू, ना कि इट इज मी। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण इट वॉज ही हु कॉल्ड, ना कि इट वॉज हिम। इसका एग्जाम फैक्ट भी काफी जरूरी लगता है। हाँ, वो कहता है कि बिटवीन या लेट जैसे प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे लेट हिम डू इट। ये एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट है याद रखने के लिए। बिल्कुल। अब है रूल 29, द वन ऑफ द लॉजिक। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। हाँ, और इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है,
one of the plus plural noun plus singular verb. तो वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। Exactly, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वन है। उदाहरण है one of the boys plural noun is singular verb missing. पर इसका एक एक्सेप्शन भी है ना? हाँ, एग्जाम फैक्ट में दिया गया है। जब हु जैसा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज हु आर। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हु अपने ठीक पहले वाले शब्द यानी बॉयज को रेफर कर रहा है जो प्लूरल है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। चलिए अब रूल नंबर 30 देखते हैं। बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। सिर्फ एक एस का फर्क है पर मतलब बिल्कुल अलग। BSID का मतलब है नेक्स्ट टू यानी बगल में, और BSIDS का मतलब है इन एडिशन टू यानी इसके अलावा। तो इंग्लिश नोट में भी यही है, बिसाइड पास में, बगल में, और बिसाइड इसके अलावा और भी। हाँ, पहला उदाहरण है गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। और दूसरा बिसाइड्स अ कार ही ओन्स अ बाइक। एग्जाम फैक्ट में चेतावनी दी गई है कि कंटेक्स्ट पर ध्यान दें, क्योंकि एरर स्पॉटिंग में ये अक्सर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल। अब है रूल नंबर 31, लैटिन एडजेक्टिव्स IOR। हाँ, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में IOR आता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर। और शब्द प्रेफर भी इसमें शामिल है। नियम ये है कि इन शब्दों के साथ तुलना के लिए टू का प्रयोग होता है, थैन का नहीं। तो इंग्लिश नोट के अनुसार जिन शब्दों के अंत में IOR आता है उनके साथ कंपैरिजन में ध्यान नहीं बल्कि टू लगता है। एकदम से। तो करेक्ट वाक्य है ही इज सीनियर टू मी, और गलत है ही इज सीनियर देन मी। हाँ, और एग्जाम फैक्ट कहता है कि आई प्रेफर टी टू कॉफी ही एकमात्र सही फॉर्म है, प्रेफर देन कभी नहीं होता। समझ गया। अब आते हैं रूल #32 एंड 33 कंपैरिजन ट्रैप्स। इसमें दो भाग हैं। हाँ, पहला है एज वर्सेस सो एज का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में होता है, जबकि सो एज का प्रयोग ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, जैसे ही इज नॉट सो गुड एज। अच्छा, तो सो एज सिर्फ नेगेटिव के लिए है? बिल्कुल। इसमें दूसरा भाग है द टाइम्स रूल। ये कहता है कि टाइम्स शब्द के साथ जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करें, यानी एज कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं। तो इंग्लिश नोट कहता है कि टाइम्स के साथ बिगर बेटर का यूज न करें, एज बिग एज सही है। बिल्कुल। उदाहरण है माई हाउस इज 3 times एज बिग एज योर्स। एग्जाम फैक्ट में एक अच्छा पॉइंट है, ही इज सो गुड एज राम गलत है। हाँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और सो एज सिर्फ नेगेटिव में आता है। बिल्कुल साफ है। अब है रूल नंबर 34, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अप्रत्यक्ष प्रश्न। इसमें नियम ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में एक सवाल एक स्टेटमेंट बन जाता है, और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। एग्जैक्टली। तो इनडायरेक्ट नरेशन में सवाल नहीं रहता, सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब। तो गलत उदाहरण है ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, और सही उदाहरण है ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। आई पहले, वाज बाद में। करेक्ट। और एग्जाम फैक्ट ये भी कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। सही बात है, क्योंकि वो अब सवाल रहा ही नहीं। बिल्कुल। रूल नंबर 35, द प्रोक्सिमिटी रूल, निकटता का नियम। ये कुछ कनेक्टर्स पर लागू होता है, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉर और भी हैं। हाँ। मुख्य नियम ये है कि वर्ब अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो इंग्लिश नोट में भी यही है, वर्ब अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। यहाँ आर अपने पास वाले फ्रेंड्स के हिसाब से है, जो प्लूरल है। हाँ। और एग्जाम फैक्ट कहता है कि ये नियम एज वेल एज के नियम के बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, एज वेल एज में क्या होता है? उसमें वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। समझ गया। अब रूल 36, डबल क्वालिटीज। ये भी एक बहुत अच्छा रूल है। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तब हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हैं, ना कि कंपैरेटिव फॉर्म ER का। तो इंग्लिश नोट के अनुसार एक ही इंसान की दो खूबियों की तुलना हो तो ER स्मार्टर नहीं बल्कि मोर स्मार्ट यूज करें। बिल्कुल। तो ही इज वाइजर देन ब्रेव ये गलत है। और सही है ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। हाँ, एग्जाम फैक्ट कहता है कि भले ही वाइजर जैसा शब्द एग्जिस्ट करता हो,
इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मोर वाइज ही यूज करना होगा। ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। बिल्कुल। अगला है रूल 37, सिंगुलर क्वांटिफायर्स। इसमें दो स्ट्रक्चर हैं। पहला, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। और दूसरा, मैनियर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इंग्लिश नोट में भी यही है। मैनियर और मोर देन वन के साथ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आते हैं। ये सुनने में प्लूरल लगते हैं पर हैं सिंगुलर। हाँ, यही इसका ट्रैप है। उदाहरण है, many a student has passed। और more than one man is absent। एग्जाम फैक्ट कहता है कि इसे अ ग्रेट मैनी से कंफ्यूज ना करें, जिसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आते हैं। ठीक है। अब है रूल 38, डाउट कनेक्टर्स। इसका नियम भी बहुत लॉजिकल है। जब डाउट या डाउटफुल हो तो इफ या वेदर का यूज करें, और जब नो डाउट या नॉट डाउटफुल हो तो दैट का प्रयोग करें। तो इंग्लिश नोट में है, जब शक हो तो इफ वेदर, जब यकीन हो तो दैट। उदाहरण है, आई हैव अ डाउट इफ ही विल कम। और आई हैव नो डाउट दैट ही विल कम। एग्जाम फैक्ट कॉमन एरर बताता है। क्या? आई हैव नो डाउट वेदर कहना गलत है, इसे सुधार कर दैट का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब रूल नंबर 39, पोजेसिव प्लस जरंड। ये थोड़ा ट्रिकी है। नियम कहता है कि जरंड से पहले एक पोजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज का प्रयोग करें। जरंड मतलब V1 प्लस ING जो नाउन का काम करे। हाँ, तो इंग्लिश नोट कहता है जरंड से पहले ऑब्जेक्ट मी, हिम नहीं, बल्कि पोजेसिव माई, हिज का यूज करें। तो गलत उदाहरण है, आई डोंट लाइक हिम गोइंग देयर। और सही है, आई डोंट लाइक हिज गोइंग देयर। एग्जाम फैक्ट में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। कैसे? जरंड को एक नाउन की तरह ट्रीट करें। जैसे आप माई कार कहते हैं वैसे ही माई गोइंग कहें। क्या बात है, ये तो बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। और अब हमारा आज का आखिरी नियम, रूल 40, लिटिल वर्सेस फ्यू। ये भी एक क्लासिक कंफ्यूजन है। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के लिए जिन्हें गिना जा सकता है। तो पहला नियम है लिटिल, ए लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जैसे मिल्क, वाटर। और दूसरा नियम फ्यू, ए फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए जैसे बॉयज, बुक्स। इंग्लिश नोट का निचोड़ है, जिसे गिन नहीं सकते लिटिल, जिसे गिन सकते हैं फ्यू। उदाहरण है, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट। और दूसरा, देयर आर फ्यू बॉयज इन क्लास। इसमें ए का भी तो चक्कर है। हाँ, एग्जाम फैक्ट में वही है। लिटिल का मतलब है हार्डली एनी, जो एक नेगेटिव भाव देता है। और ए लिटिल का मतलब है सम, जो पॉजिटिव भाव देता है। बिल्कुल। तो लिटिल मिल्क मतलब दूध न के बराबर है, और अ लिटिल मिल्क मतलब थोड़ा दूध है, काम चल जाएगा। नियम 41 से जो कहता है प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करें। जी। अब ये सुनने में तो आसान लगता है, पर उदाहरण है, नन बट हिम इज गोइंग। हाँ, ईमानदारी से कहूं तो नन बट ही इज गोइंग सुनने में ज्यादा सही लगता है। यहाँ हिम क्यों आया? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग बट का मतलब लेकिन समझते हैं। हाँ। पर इस वाक्य में बट एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है एक्सेप्ट, यानी के सिवाय। अच्छा, के सिवाय। और नियम ये है कि बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लेट जैसे प्रेपोजिशंस या शब्दों के बाद प्रोनाउन हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव रूप में आता है। मतलब मी, हिम, हर। बिल्कुल। मी, हिम, हर, अस, देम। सब्जेक्टिव रूप आई, ही, शी, वी, दे कभी नहीं। तो वाक्य का मतलब हुआ उसके सिवाय कोई नहीं जा रहा है। एकदम सही। अच्छा, तो बट के दोहरे किरदार की वजह से ये गड़बड़ होती है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। जी। इसी से जुड़ा है हमारा अगला नियम, रूल 42, प्रोनाउंस का सही क्रम। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2, 3, 1 और 1, 2, 3 के 2 फॉर्मूले दिए गए हैं। ये क्या है? ये कह सकते हैं शिष्टाचार और जिम्मेदारी का नियम है। अच्छा। जब वाक्य सकारात्मक हो या कोई सामान्य बात हो, तो हम शिष्टाचार दिखाते हैं। पहले दूसरे को श्रेय देते हैं, सेकंड पर्सन यू। हाँ, फिर किसी तीसरे को यानी थर्ड पर्सन ही, शी, और आखिर में खुद को फर्स्ट पर्सन आई। अच्छा। इसीलिए यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स सही है। ये 2, 3 का क्रम है। और 1, 2, 3 का नियम कब लगता है? जब वाक्य में कोई गलती, कोई दोष या अपराध कबूल किया जा रहा हो, तो जिम्मेदारी लेने का क्रम बदल जाता है। ओके। तब आप पहले अपनी गलती मानते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, हाँ। फिर सामने वाले की, सेकंड पर्सन यू, और आखिर में किसी तीसरे की, थर्ड पर्सन ही। तो
आई यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक सही क्रम होगा। बिल्कुल। परीक्षा में कन्फेस, गिल्ट, मिस्टेक जैसे शब्द दिखते ही 1, 2, 3 का नियम याद कर लेना चाहिए। बहुत दिलचस्प। ये सिर्फ नियम नहीं, इसके पीछे एक तरह का सामाजिक मनोविज्ञान भी है, कह सकते हैं। अब प्रोनाउन से जुड़ी एक और आम गलती पर आते हैं। नियम 50, इट्स बनाम इट्स। हाँ ये छोटी सी लगने वाली गलती अक्सर होती है। हाँ, और इसे ठीक करना बहुत आसान है। IT' यानी इट्स हमेशा इट इज या इट हैज का छोटा रूप होता है। कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं। जी, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे इट्स रेनिंग का मतलब है इट इज रेनिंग। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ITS, इट्स बिना एपोस्ट्रोफी के, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। जिसका मतलब इसका या अपना होता है। बिल्कुल, जैसे द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। अच्छा। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन में, जैसे योर्स, हर्स, आवर्स, इट्स, कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगता। यूअर्स फेथफुली लिखना एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती। चलिए, प्रोनाउन की पहेलियां सुलझाने के बाद अब हम अपने अगले ग्रुप पर आते हैं, जिससे मैं कहता हूं कम ही ज्यादा है का सिद्धांत। अच्छा। इसमें वो नियम है जो हमें गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचाते हैं। शुरुआत करते हैं नियम 43, सुपरफ्लुअस एरर्स। बिल्कुल, सुपरफ्लुअस का मतलब है जरूरत से ज्यादा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कहें ATM मशीन। हाँ, ATM में M का मतलब ही मशीन है। बिल्कुल, तो आप 2 बार मशीन बोल रहे हैं। व्याकरण में रिटर्न बैक कहना भी वैसी गलती है। अच्छा। रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, तो बैक लगाना गैर जरूरी है। सही है। इसी तरह पास्ट हिस्ट्री या फाइनल कंक्लूजन भी गलत है। जी, क्योंकि इतिहास हमेशा अतीत का होता है और निष्कर्ष हमेशा अंतिम। और रिटर्न बैक तो मैंने बहुत लोगों को इस्तेमाल करते सुना है। ये वाकई एक कॉमन गलती है। बहुत ज्यादा। और ये SSC और बैंकिंग परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सुपरफ्लुअस एरर्स में से एक है। बिल्कुल। अब इसी कम ही ज्यादा है के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं नियम 46 के साथ। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। हाँ, जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के बारे में है। कुछ विशेषण जैसे यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, डेड अपने आप में ही चूड़ांत होते हैं। इनके साथ मोर या मोस्ट लगाना गलत है। जी। ऐसा क्यों? हम अक्सर कहते हैं दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया। तर्क ये है कि कोई चीज या तो यूनिक है या नहीं है। थोड़ी ज्यादा यूनिक जैसी कोई बात नहीं होती। अच्छा। इसी तरह कोई व्यक्ति या तो परफेक्ट है या नहीं है, मोर परफेक्ट नहीं हो सकता। पढ़ने सुनने में ये सही लग सकते हैं, लेकिन व्याकरण की दुनिया में ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। ठीक है, तो यूनिक मतलब यूनिक, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है। बिल्कुल। इसी से मिलता जुलता है नियम 47, क्वाइट और ऑल का एक साथ प्रयोग न करना। जैसे ही इज क्वाइट ऑल राइट। हाँ, ये भी रिडंडेंसी का ही एक मामला है। क्वाइट का मतलब है पूरी तरह से, और ऑल राइट का मतलब भी वही है। तो दोनों सुपरफ्लुअस हो गए। जी, आप या तो कह सकते हैं ही इज क्वाइट राइट या ही इज ऑल राइट। सही है। और यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान देना भी जरूरी है। QUITE क्वाइट का मतलब है शांत। हाँ। और QUITE क्वाइट का मतलब है पूरी तरह। क्लोज टेस्ट्स में अक्सर इन्हीं मिलती जुलती स्पेलिंग से फंसाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब शब्दों की बर्बादी से हटकर समय की दुनिया में चलते हैं। चलिए। हमारा अगला ग्रुप है समय और टेंस का जाल। इसमें नियम 45 है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। जी। ये कहता है कि अगर वाक्य में येस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर जैसा कोई शब्द हो तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये शब्द भूतकाल के एक निश्चित बिंदु की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। हाँ। जब समय निश्चित हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस V3 का इस्तेमाल तब होता है जब काम तो भूतकाल में हुआ हो पर उसका असर वर्तमान पर हो या उसका निश्चित समय न बताया गया हो। अच्छा। इसीलिए आई हैव मेट हिम येस्टरडे गलत है। येस्टरडे ने समय को निश्चित कर दिया, इसलिए सही वाक्य होगा आई मेट हिम येस्टरडे। अच्छा, तो अगो या येस्टरडे देखते ही वर्ब को V2 में होना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह का एक और कंफ्यूजन है, नियम 48, अगो वर्सेस बिफोर। इन दोनों में क्या फर्क है? अगो का इस्तेमाल वर्तमान से पीछे देखने के लिए सिंपल पास्ट टेंस के साथ होता है। जैसे ही केम 2 days ago, मतलब वो आज से 2 दिन पहले आया। ठीक है। जबकि बिफोर का इस्तेमाल
पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस V3 के साथ तब होता है जब हम भूतकाल की दो घटनाओं की तुलना कर रहे हों। जैसे वो डॉक्टर और पेशेंट वाला उदाहरण। बिल्कुल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ भूतकाल में डॉक्टर आया, लेकिन उससे भी पहले मरीज मर चुका था। तो जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट। एकदम सही। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगो का बिफोर बन जाता है। ये भी एक जरूरी पॉइंट है। जी हाँ। अब समय से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प नियम है, नियम 52, इट इज हाई टाइम का प्रयोग। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। नियम कहता है कि इसके बाद सब्जेक्ट आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 लगती है। जैसे इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग। ये अजीब है, इट इज तो प्रेजेंट में है, फिर स्टार्टेड पास्ट में क्यों? ये सब्जंक्टिव मूड का एक उदाहरण है। सब्जंक्टिव मूड। हाँ, इट इज हाई टाइम का भाव ये है कि कोई काम करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है और उसे अब तक हो जाना चाहिए था। अच्छा। ये काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति को दर्शाता है, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, भले ही वाक्य की शुरुआत प्रेजेंट टेंस में हो। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पढ़ने का सही समय तो कब का निकल चुका है, अब तो शुरू करी दो। बिल्कुल यही मतलब है। वाह, ये तो बहुत गहरा नियम है। चलिए अब समय से निकलकर वाक्य की बनावट और मिल्कियत यानी पोजेशन पर आते हैं। ठीक है। नियम 44 कहता है कि निर्जीव चीजों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। जैसे टेबल्स लेग गलत है, लेग ऑफ द टेबल सही है। जी, सामान्य नियम यही है, क्योंकि पोजेशन या अधिकार को सजीव प्राणियों से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। हाँ, और वो अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। समय जैसे 1 वीक्स लीव, वजन अ टन्स वेट और मुहावरों एट अ स्टोन्स थ्रो के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिल्कुल सही है। और इसमें पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण का भी एक एंगल है। हाँ, जब हम किसी निर्जीव चीज को सजीव की तरह प्रस्तुत करते हैं, जैसे नेचर्स कॉल या स्प्रिंग्स अराइवल, तो वहां भी अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब अपॉस्ट्रोफी से जुड़े अगले नियम पर चलते हैं, नियम 49, जो कॉमन और स्प्लिट पोजेशन के बारे में है। जी, राम एंड शाम्स कार और राम्स एंड शाम्स कार्स में क्या अंतर है? ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जब अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ आखिरी नाम के साथ लगे, जैसे राम एंड शाम्स कार में, हाँ, तो इसका मतलब है कि चीज एक ही है और उस पर दोनों का साझा अधिकार है, कॉमन पोजेशन। मतलब एक कार जो राम और शाम दोनों की है। बिल्कुल। लेकिन जब अपॉस्ट्रोफी एस दोनों नामों के साथ अलग अलग लगे, जैसे राम्स एंड शाम्स कार्स, तो इसका मतलब है कि दोनों की अपनी अपनी अलग चीजें हैं। स्प्लिट पोजेशन। हाँ, यानी राम की अलग कार और श्याम की अलग कार, कुल 2 कारें। और यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि स्प्लिट पोजेशन में नाउन हमेशा प्लूरल होगा, जैसे कार्स। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा क्लू है। अगर 2 अपॉस्ट्रोफी है तो नाउन प्लूरल ही होगा। अब बनावट से जुड़ा एक और मजेदार नियम देखते हैं, नियम 51। द नंबर गेम। हाँ, अच्छा। यह एक अनिश्चित संख्या बताता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, और द नंबर ऑफ? द नंबर ऑफ का मतलब है संख्या, एक स्पेसिफिक काउंट। अब संख्या तो एक ही होती है। हाँ, इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन तो आता है, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। अच्छा, छात्रों की संख्या 50 है। जी, तो सारा खेल आर्टिकल ए और द का है। ए मतलब मैनी जो प्लूरल है, और द मतलब द काउंट जो सिंगुलर है। बिल्कुल सही समझा आपने। बहुत बढ़िया। इसी तरह का एक और स्ट्रक्चरल नियम है 56, जो सॉर्ट, टाइप, काइंड के इस्तेमाल के बारे में है। यह एक सीधा साधा अग्रीमेंट का नियम है। कैसे? सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे दिस या दैट के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सॉर्ट, टाइप, काइंड, और सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे दिस सॉर्ट ऑफ बुक इज इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव दीज या दोज के साथ प्लूरल नाउन्स, सॉर्ट्स, टाइप्स, काइंड्स और प्लूरल वर्ब आएगी। These sorts of books are interesting. हाँ, गलती तब होती है जब लोग इन्हें मिक्स कर देते हैं, जैसे these sort या this sorts कहना, जो कि गलत है। बिल्कुल साफ है। अब अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जहां हम prepositions और कुछ खास वर्ड पेयर्स की बात करेंगे। ठीक है। नियम 53 है एंग्री शब्द के साथ prepositions का सही इस्तेमाल। यह बहुत आसान है। आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो एंग्री विद अ पर्सन। जैसे I am angry with you। हाँ,
और आप किसी चीज या किसी के व्यवहार पर नाराज होते हैं तो एंग्री एट अ थिंग बिहेवियर। जैसे आई एम एंग्री एट दिस सिचुएशन। बिल्कुल, और यही नियम अनॉयड शब्द पर भी लागू होता है। अनॉयड विद समवन, अनॉयड एट समथिंग। अब बात करते हैं गति की। नियम 57 में इन, इनटू और एंटर का जिक्र है। जी। ही जम्प्ड इनटू द रिवर और ही इज इन द रूम का अंतर तो साफ है, लेकिन एंटर के साथ क्या नियम है? इन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है जब कोई पहले से ही अंदर हो। इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है जब कोई बाहर से अंदर आ रहा हो। हाँ, ये तो क्लियर है। लेकिन एंटर शब्द के साथ एक खास बात है। जब इसका मतलब किसी भौतिक जगह में प्रवेश करना हो तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। मतलब ही एंटर्ड इनटू द रूम गलत है? बिल्कुल गलत है। सही है ही एंटर्ड द रूम। लेकिन एंटर इनटू का प्रयोग भी तो होता है। हाँ, लेकिन तब जब बात किसी समझाते, गठबंधन या चर्चा में शामिल होने की हो, जैसे दे एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। अच्छा, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर है। बहुत ज्यादा। चलिए कुछ और प्रीपोजिशन हैक्स देखते हैं नियम 58 और 59 में। पहला है एजेंट वर्सेस इंस्ट्रूमेंट, यानी काम करने वाले और औजार में फर्क। हाँ जी, जो काम करता है डूअर, उसके लिए बाय का इस्तेमाल होता है, और जिस औजार टूल से काम किया जाता है उसके लिए विद का। वो क्लासिक उदाहरण। हाँ, द स्नेक वॉज किल्ड बाय राम विद अ स्टिक। राम डूअर है इसलिए बाय राम, लाठी टूल है इसलिए विद अ स्टिक। पैसिव वॉइस के सवालों में ये बहुत काम आता है। बिल्कुल। और दूसरा हैक है स्टार्ट डेट्स के बारे में। किसी काम के शुरू होने का दिन बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है, फ्रॉम का नहीं। जी, द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे सही है। किसी खास दिन या तारीख के लिए ऑन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सही जोड़ियों की। नियम 55, एल्स के साथ बट और रादर के साथ थैन लगता है। ये फिक्स पेयर्स हैं। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड और आई वुड रादर डाई देन बेग। और परीक्षक अक्सर एल्स के साथ थैन लगाकर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, जो हमेशा गलत होता है। एल्स थैन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, अब हम अपने आखिरी 2 नियमों पर आते हैं जो थोड़े अलग हैं। ये क्रियाओं की खासियतों के बारे में है। जी। नियम 55 कहता है कि नो के बाद सीधे 2+V1 नहीं लगा सकते। आई नो टू स्विम गलत क्यों है? क्योंकि नो क्रिया को ये बताने के लिए एक कनेक्टर की जरूरत होती है कि आप क्या जानते हैं, प्रक्रिया, तरीका या जगह। अच्छा, इसलिए नो और टू इन्फिनेटिव के बीच हाउ, वेयर या व्हेन जैसे शब्द जरूरी हैं। तो सही वाक्य होगा आई नो हाउ टू स्विम। बिल्कुल, मुझे पता है कि कैसे तैरा जाता है। और अंत में नियम 60, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण अपवादों में से एक है, द जेरेंड एक्सेप्शन। हाँ, ये बहुत बड़ा अपवाद है। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जहां टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि V1 + ing लगती है। जी, सामान्य तौर पर टू के बाद V1 आता है, लेकिन कुछ फ्रेजेस जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू में तो टू एक प्रपोजिशन का हिस्सा होता है, इन्फिनेटिव मार्कर का नहीं। इसलिए इसके बाद हमेशा जेरंड यानी आईएनजी फॉर्म ही आता है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सही है, टू मीट यू नहीं। बिल्कुल। और विद अ व्यू टू तो बैंकिंग परीक्षाओं का पसंदीदा फ्रेज है। इसका मतलब है कि उद्देश्य से। हाँ, तो इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड विद अ व्यू टू विनिंग द कॉम्पिटिशन। रूल 61, कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी शर्त वाले वाक्यों की बनावट। तो इसका कोर रूल है, इफ द मेन क्लॉज इज इन सिंपल फ्यूचर द कंडीशनल क्लॉज मस्ट बी इन सिंपल प्रेजेंट। मतलब ये कि अगर वाक्य का मुख्य भाग सिंपल फ्यूचर में है तो शर्त वाला भाग सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब एक ही वाक्य में 2 बार विल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये गलत हुआ। एकदम गलत। लॉजिक ये है कि जब मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो इफ, व्हेन या अनलेस वाला हिस्सा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो सही वाक्य क्या होगा? इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। समझ गई। और इसमें एक एग्जाम फैक्ट भी है। हाँ, ये एक गोल्डन रूल है। इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, इन शब्दों के तुरंत बाद कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं होता। ये तो बहुत काम की जानकारी है। अब आते हैं रूल 62 पर, मैनी वर्सेस मैनी अ।
हाँ, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। तो इसका नियम क्या है? मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, और मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मैनी अ के साथ सिंगुलर क्यों? क्योंकि मैनी का मतलब है बहुत, जो कि प्लूरल है, लेकिन मैनी अ का प्रयोग हर एक के संदर्भ में होता है। वो एक सिंगुलर का भाव देता है। अच्छा, जैसे मैनी मेन हैव कम। ये तो ठीक है। हाँ, और मैनिया के साथ होगा मैनी अ मैन हैज कम, मतलब मैनिया के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। बिल्कुल। और परीक्षाओं में अक्सर मैनिया स्टूडेंट्स हैव जैसी गलती दी जाती है। याद रखना है कि मैनिया के साथ सब कुछ सिंगुलर होता है। ठीक है। अगला है रूल 63, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, टाइम वर्सेस पोजीशन, हाँ। लेटर लेटेस्ट और लेटर लास्ट। इसमें तो बहुत गड़बड़ होती है। बिल्कुल। नियम सीधा है, लेटर और लेटेस्ट समय के लिए इस्तेमाल होते हैं, Yes. जैसे आई विल कॉल यू लेटर, सही है। और लैटर और लास्ट पोजीशन या क्रम के लिए। खासकर लैटर का इस्तेमाल दो में से दूसरे वाले के लिए होता है। अच्छा, जैसे? बिटवीन राम एंड श्याम द लैटर इज स्मार्टर, मतलब श्याम। एकदम सही। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हम्म? लैटर सिर्फ दो लोगों या चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर दो से ज्यादा हो तो? लास्ट का प्रयोग किया जाता है। समझ गई? चलिए अब एक और शर्त वाले वाक्य पर आते हैं। रूल 64, द इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन। ये भूतकाल की एक ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं हो सकती। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3, और दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस V3। ये उन घटनाओं के लिए है जो हो सकती थी पर नहीं हुई। हाँ, जैसे अगर मैंने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। तो इसका गलत वाक्य क्या होता है जो अक्सर लोग बनाते हैं? सबसे कॉमन गलती है, इफ आई वुड हैव वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। अच्छा, इफ वाले हिस्से में वुड हैव नहीं आएगा, कभी नहीं। ये एक गोल्डन रूल है। सही वाक्य है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। ये SSC CGL मेंस की सबसे पसंदीदा गलतियों में से एक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं रूल 65 पर, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, सिंस vs फॉर। ये तो बहुत बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण है। तो सिंस का इस्तेमाल कब होता है? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक शुरुआती बिंदु, जैसे मंडे 1947 मॉर्निंग। और फॉर? फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय की अवधि, जैसे 2 hours 5 years। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015 भी सही है, और आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years भी सही है। बिल्कुल, बस कहने का तरीका अलग है। इससे याद रखने की कोई आसान ट्रिक है? एक मजेदार ट्रिक है। अगर आप समय को उंगलियों पर गिन सकते हैं, जैसे 1 साल 2 साल, तो फॉर लगाएं। अगर वो समय का कोई नाम है, जैसे जनवरी सोमवार, तो सिंस लगाएं। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए, रूल 66, यूसेज ऑफ सो वर्सेस वेरी। हाँ, हम अक्सर सो का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। जैसे शी इज सो ब्यूटिफुल, इसमें क्या गलत है? देखिए, व्याकरण के हिसाब से सो को अपने बाद एक दैट क्लॉज चाहिए होता है। सो का मतलब है इतना की, तो शी इज सो ब्यूटिफुल अधूरा लगता है। अच्छा, तो या तो हमें कहना चाहिए शी इज वेरी ब्यूटिफुल, हाँ, या फिर सो के साथ कारण बताएं, शी इज सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन एडमायर्स हर। मतलब फॉर्मल इंग्लिश में सो को अकेला नहीं छोड़ना है। बिल्कुल नहीं, अकेले जोर देने के लिए वेरी ही बेहतर विकल्प है। ठीक है। अब रूल 67 पर चलते हैं, जो है टू मच और मच टू के बारे में। ये तो सुनने में बिल्कुल एक जैसे हैं। लगते हैं, पर नियम बहुत पक्का है। टू मच के बाद हमेशा नाउन यानी संज्ञा आती है, जैसे टू मच पेन। सही। और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव यानी विशेषण आता है, जैसे मच टू पेनफुल। एकदम सही। His words gave me too much pain, और the bag is much too heavy। वाह, इसका कोई मेमोरी ऐड भी है? हाँ, एक छोटा सा तरीका है। मच टू के आखिर में ओ आता है, एडजेक्टिव क्वालिटी की तरह, और टू मच के आखिर में एच आता है, हेवी नाउन्स की याद दिला सकता है। ये शानदार है। अब एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बड़ी गलती पर आते हैं। रूल 68, the apostrophe confusion, its versus its। ये छोटी सी गलती अच्छों के नंबर कटवा देती है। तो नियम क्या है? बहुत सीधा है। इट्स एपोस्ट्रोफी के साथ का मतलब है इट इज या इट हैज, और इट्स बिना एपोस्ट्रोफी के? वो पोजेसिव फॉर्म है। उसका मतलब है इसका, मतलब अधिकार दिखाने के लिए। तो इट्स रेनिंग का मतलब है इट इज रेनिंग। हाँ, और द डॉग वैग्ड इट्स टेल का मतलब है कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। बस ये याद रखना है कि अधिकार दिखाने वाले इट्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। बिल्कुल, जैसे हिज या हर में नहीं लगता। अब रूल 69,
स्ट्रक्चरल कंसिस्टेंसी, ये पैरेललिज्म का नियम है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब है कि वाक्य में बराबरी होनी चाहिए, खासकर जब दो अलग-अलग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों। एक उदाहरण से समझते हैं। आई हैव नेवर एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी। ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 आता है और विल के साथ पहला फॉर्म V1। आपने सिर्फ वॉच V1 लिखा, जो हैव के साथ फिट नहीं बैठता। अच्छा, तो दोनों मेन वर्ब लिखने पड़ेंगे। हाँ। सही वाक्य होगा आई हैव नेवर वॉच्ड V3 एंड विल नेवर वॉच V1 दिस मूवी। एंड के दोनों तरफ वाक्य पूरा होना चाहिए। समझ गए। इसी तरह का एक और नियम है रूल 70, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के बारे में है। ये भी उसी सिद्धांत पर है। अगर दो शब्द अलग-अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो दोनों को लिखना जरूरी है। जैसे ही इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हिज वर्क। इसमें क्या गड़बड़ है? गड़बड़ यह है कि एंगेज के साथ इन तो लगा है, पर कॉन्शियस के साथ ऑफ आना चाहिए, जो गायब है। तो सही वाक्य होगा ही इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हिज वर्क। एकदम सही। परीक्षाओं में सीनियर टू एंड ओल्डर देन जैसे जोड़ों में से एक प्रपोजिशन गायब कर देते हैं। ये तो सच में ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं रूल 71 पर, नाउन क्लासिफायर्स, मैन वर्सेस मेल। हाँ, क्या हम फीमेल डॉक्टर कह सकते हैं? मुझे लगता है आम बोलचाल में तो कहते हैं, पर शायद व्याकरण के हिसाब से गलत है। बिल्कुल गलत है। नियम यह है कि मैन वुमेन का प्रयोग पेशे या नौकरी के लिए होता है, जैसे वुमेन डॉक्टर या मैन सोल्जर। सही। और मेल फीमेल का प्रयोग शारीरिक विशेषताओं या सिर्फ लिंग बताने के लिए होता है, जैसे फीमेल शूज या मेल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, तो औपचारिक व्याकरण में फीमेल डॉक्टर को गलत माना जाता है। पूरी तरह से गलत। हमेशा वुमेन डॉक्टर का प्रयोग करें। ये बहुत जरूरी जानकारी थी। चलिए, अब रूल 72, पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज। ये एक बहुत ही खास बनावट है जब दो चीजें एक साथ बढ़ती या घटती हैं। इसका स्ट्रक्चर है द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव। बिल्कुल। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज। यानी जितना ऊपर आप जाते हैं उतनी ही ठंड होती है। हाँ, और यहाँ खास बात यह है कि आमतौर पर द सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, पर यहाँ कंपैरेटिव के साथ आता है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और द का कंपैरेटिव के साथ एक और इस्तेमाल है रूल 73 में, सिलेक्शन ऑफ द टू। हाँ, जब भी वाक्य में ऑफ द टू का जिक्र हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। गलत है। गलत है। सही होगा ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो अगर ऑफ द टू दिखे तो तुरंत चेक करना है कि कंपैरेटिव से पहले द है या नहीं। सही पकड़ा। और इसी से जुड़ा है रूल 74, डिग्री सिलेक्शन बाय काउंट। नियम बहुत सरल है। दो चीजों की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री। तो हु इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स? गलत है। हाँ, क्योंकि भाई दो हैं तो टॉलेस्ट नहीं टॉलर आएगा। हु इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स? बहुत साफ हो गया। अब आते हैं रूल 75 पर, नेगेटिव कपलिंग। इसका नियम है बोथ का प्रयोग नॉट के साथ कभी नहीं किया जाता। तो बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग गलत है। हाँ, क्योंकि बोथ एक पॉजिटिव शब्द है। नेगेटिव के लिए नीदर नॉर का प्रयोग करें। तो सही वाक्य होगा नीदर राम नॉर श्याम इज गोइंग। बिल्कुल सही। और ध्यान दें, वर्ब भी सिंगुलर इज हो गया। अच्छा, अब रूल 76, पोजीशन ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। माय बोथ फ्रेंड्स या बोथ माय फ्रेंड्स। सही क्रम है बोथ माय फ्रेंड्स। नियम है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स माय, हिज, हर हमेशा बोथ और ऑल के बाद आते हैं। मतलब ऑल माय स्टूडेंट्स, बोथ माय फ्रेंड्स। एकदम स्ट्रक्चर है। हाँ। क्वांटिफायर ऑल बोथ प्लस पॉजेसिव माय हिज प्लस नाउन। ठीक है। अब एक क्रिया के बारे में एक खास नियम है रूल 77, यूसेज ऑफ नो। आई नो टू ड्राइव अ कार क्यों गलत है? क्योंकि नो के बाद सीधे टू नहीं आता। हमें बताना पड़ता है कि क्या जानते हैं, कैसे, कहां, कब। तो सही होगा आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। हाँ, शी नोज हाउ टू कुक। ये एक बहुत ही आम गलती है। बिल्कुल। अब रूल 78 पर आते हैं, सॉर्ट, काइंड, टाइप, अग्रीमेंट। इसमें बस एक रूपता का ध्यान रखना है। अगर टाइप सिंगुलर है दिस, तो आगे नाउन और वर्ब भी सिंगुलर होंगे। जैसे दिस टाइप ऑफ बुक इज गुड। सही। और अगर टाइप्स प्लूरल हैं दीज, तो सब प्लूरल होंगे। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर गुड। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल।
अब रूल 79, आर्टिकल प्लेसमेंट, ऑल वर्सेस होल। ये याद रखने का एक सीधा नियम है। ऑल के बाद द लगता है ऑल द चैप्टर्स, और होल से पहले द लगता है। द होल बुक। बिल्कुल, बैंकिंग एग्जाम्स में द ऑल चैप्टर्स जैसी गलतियां बहुत आती हैं। और अब हमारा आखिरी नियम, रूल 80, एडजेक्टिव ऑर्डर, ओसी रूल। ओसी रूल ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स के क्रम के बारे में है। ऑर्डिनल मतलब क्रम, फर्स्ट सेकंड, और कार्डिनल मतलब संख्या 1 2। हाँ, नियम कहता है कि पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल, ओसी ऑर्डर। तो द 2 फर्स्ट चैप्टर्स गलत है। गलत है। सही होगा द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। वाह, ये याद रखने का अच्छा तरीका है, ओसी। बिल्कुल, ऑर्डिनल फर्स्ट, कार्डिनल सेकंड। रूल 81 से ये एक ऐसे शब्द के बारे में है जो अक्सर उलझन पैदा करता है, वेजेस। सवाल ये है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हम वेजेस शब्द का इस्तेमाल किस मतलब के लिए कर रहे हैं। मतलब इसके दो बिल्कुल अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। अच्छा, तो पहला अर्थ क्या है इसका? पहला और सबसे आम अर्थ है मजदूरी या कह लें वेतन। जब वेजेस का मतलब सैलरी होता है तो इसे हमेशा प्लूरल माना जाता है। ओके, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, जैसे आर या वर। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं वेजेस आर पेड इन कैश। यहाँ मतलब वेतन से है, इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ। तो फिर इसका दूसरा मतलब सिंगुलर वाला मतलब क्या है? जब वेजेस का अर्थ परिणाम या फल होता है, किसी काम का नतीजा, तब इसे सिंगुलर मानते हैं। अच्छा, और तब इसके साथ इज या हैज जैसा सिंगुलर वर्ब लगता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो शायद बाइबल की वो पंक्ति है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। बिल्कुल सही, यहाँ वेजेस का मतलब पाप का परिणाम है, वेतन नहीं। एकदम। और परीक्षाओं के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम फैक्ट यही है कि परीक्षक अक्सर इसी पंक्ति में इज की जगह आर लगाकर सवाल पूछते हैं, और बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि इन्हें लगता है वेजेस हमेशा प्लूरल होता है। हाँ, तो निचोड़ ये है, वेजेस मतलब वेतन तो प्लूरल वर्ब, और वेजेस मतलब परिणाम तो सिंगुलर वर्ब। चलिए इसी तरह के एक और शब्द जोड़ी पर आते हैं, रूल 82, मनी वर्सेस मनीज। क्या मनीज असल में कोई शब्द है? मुझे तो हमेशा लगता था ये स्पेलिंग की गलती है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। मनी शब्द सामान्य तौर पर एक अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब उसे गिन नहीं सकते? हाँ, हम रुपए या डॉलर गिन सकते हैं, पर एक मनी, दो मनी नहीं कह सकते। इसीलिए इसका प्लूरल मनीज नहीं होता। तो फिर मनीज कब सही होता है? मनीज एक बहुत ही विशिष्ट शब्द है। ये लीगल और फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। जब पैसा अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई धनराशि या फंड्स के रूप में दिखाया जाता है, तब मनीज का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ आई हैव मेनी मनीज, तो ये गलत होगा? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा है मनीज हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो ये पूरी तरह सही है। अच्छा, यहाँ मनीज का मतलब है अलग अलग विभागों से आए हुए फंड्स। समझ गए। बैंकिंग एग्जाम्स में ये जानना वाकई जरूरी हो सकता है, जहां इसे एक स्पेलिंग की गलती समझा जा सकता है, जबकि एक सही वित्तीय शब्द है। सही पकड़ा। अब बात करते हैं तुलना की। रूल 83 है कंपैरिजन ऑफ नॉमिनेटिव्स। ये तो वो क्लासिक सवाल है जो स्कूल से लेकर आज तक परेशान करता है। ही इज फास्टर देन आई या ही इज फास्टर देन मी। बोलचाल में तो थैन मी ही ज्यादा सुनने को मिलता है। और यहीं पर प्रतियोगी परीक्षाओं का व्याकरण बोलचाल की अंग्रेजी से अलग हो जाता है। नियम कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स यानी काम करने वालों की तुलना एज या देन से की जाती है, तो दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होना चाहिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी आई, ही, शी, वी, दे। तो व्याकरण के हिसाब से आई रन फास्टर देन ही सही है, हाँ, और आई रन फास्टर देन हिम गलत। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तुलना आई जो कि एक सब्जेक्ट है और ही जो दूसरा सब्जेक्ट है उनके बीच हो रही है। वाक्य का पूरा मतलब है आई रन फास्टर देन ही रन्स। हम एक सब्जेक्ट की तुलना एक ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। तो एग्जाम फैक्ट ये हुआ कि स्पोकन इंग्लिश में देन हिम चल सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव ग्रामर में ये एक सीधी सादी गलती मानी जाएगी। हाँ, और इस एक नियम से आसानी से नंबर मिल भी सकते हैं और कट भी सकते हैं। शब्दों के सही इस्तेमाल की बात चल रही है, तो रूल 84 प्रोवाइड क्रिया के सिंटैक्स पर बात करते हैं। ये एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन अक्सर गलत लग जाता है। हाँ,
प्रोवाइड के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य की बनावट कैसी है। इसके दो सही स्ट्रक्चर हैं। पहला है प्रोवाइड प्लस समथिंग प्लस टू प्लस समवन, जैसे आई विल प्रोवाइड नोट्स टू यू। यहाँ वस्तु मतलब नोट्स पहले आई। और दूसरा स्ट्रक्चर है प्रोवाइड प्लस समवन प्लस विद प्लस समथिंग, जैसे आई विल प्रोवाइड यू विथ नोट्स। हाँ, यहाँ व्यक्ति यानी यू पहले आया। मतलब दोनों का एक ही है, बस शब्दों का क्रम बदलने से प्रेपोजिशन टू से विद हो गया। एकदम सही। और क्लोज टेस्ट में ये एक बहुत ही लोकप्रिय सवाल है। आपको वाक्य दिया जाएगा द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द सिटीजन्स फूड सप्लाईज। अच्छा, यहाँ सिटीजन्स मतलब समवन पहले है, तो खाली जगह में विद आएगा। ठीक है। अब प्रेपोजिशंस की तरह ही कुछ शब्द जोड़ों में आकर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। रूल 85 ऐसे ही शब्दों के बारे में है, नीदर, ईदर और नन, वन। इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क सिर्फ एक चीज का है, संख्या का। संख्या? हाँ, नियम बहुत सीधा है। अगर बात सिर्फ दो लोगों या दो चीजों की हो रही है तो नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, या आइदर मतलब दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करें। और अगर संख्या दो से ज्यादा हो तो नन यानी कई में से कोई नहीं, या वन यानी कई में से कोई एक का प्रयोग होगा। जैसे ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, ये सही है क्योंकि पेन दो हैं। लेकिन अगर मैं कहूं नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटे 4 हैं। हाँ, जो 2 से ज्यादा हैं। सही वाक्य होगा नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे ही वाक्य में नीदर या आइदर दिखे, तुरंत उस वाक्य में दी गई संख्या को जांचना चाहिए। बिल्कुल। नीदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स एक बहुत ही आम स्पॉटिंग एरर है। चलिए अब एक बड़े और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, आर्टिकल्स। और इसमें भी सबसे ज्यादा उलझन होती है द के इस्तेमाल को लेकर। रूल 86 इसी से शुरू होता है कि कहाँ द का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, कुछ जगहों के नामों के साथ द का प्रयोग वर्जित है, जैसे कि महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स के नाम। द एशिया नहीं, सिर्फ एशिया। देशों के नाम। द इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया। और शहरों या राज्यों के नाम? हाँ, जैसे द दिल्ली नहीं, सिर्फ दिल्ली। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी तो हैं, जैसे द यूएसए या द यूके। सही कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नाम किसी एक देश का नहीं बल्कि राज्यों या किंगडम्स के समूह का नाम है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन सामान्य तौर पर देश के नाम के साथ द नहीं लगता। और एक और बड़ा कंफ्यूजन है पहाड़ों को लेकर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक सही है, तो क्या द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ भी सही है? दोनों बिल्कुल सही हैं। नियम यह है कि किसी अकेली पर्वत चोटी मतलब सिंगल माउंटेन के नाम के साथ द नहीं लगता, जैसे माउंट एवरेस्ट। है कि जब हम पूरी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब आते हैं रूल 88 पर, क्वांटिटी शब्द का उपयोग। अगर खाने की मात्रा कम है तो क्या कहेंगे, लिटिल क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी? सुनने में तो दोनों ही ठीक लग सकते हैं। हाँ, लेकिन नियम के अनुसार क्वांटिटी शब्द के साथ लिटिल या फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाता। मात्रा को दर्शाने के लिए स्मॉल या लार्ज का प्रयोग होता है। अच्छा। तो सही होगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब ही होता है कम मात्रा, इसलिए लिटिल के साथ क्वांटिटी शब्द का प्रयोग करना अनावश्यक माना जाता है, मतलब सुपरफ्लुअस। यह एक रिडंडेंसी एरर है। दिलचस्प है। अब आते हैं रूल 89 पर, तुलना में टाइम्स का प्रयोग। अगर मेरी कार आपकी कार से 4 गुना बड़ी है तो मैं कहूंगा माई कार इज 4 times बिगर देन योर्स। क्या ये सही है? ये एक और बहुत आम गलती है। नियम कहता है कि जब वाक्य में टाइम्स मतलब गुना शब्द का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री जैसे बिगर, फास्टर, मोर ब्यूटीफुल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सही तरीका क्या है? आपको पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल एज के साथ करना होगा। तो सही वाक्य होगा माई कार इज 4 times as big as yours। अच्छा। इसी तरह ट्वाइस लार्जर देन गलत है, ट्वाइस एज लार्ज एज सही है। एज की बात चली है तो रूल 90 पर आते हैं, सो एज vs एज। क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं, एज ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाक्यों में हो सकता है। जैसे ही इज एज गुड एज यू, ये पॉजिटिव है, और ही इज नॉट एज गुड एज यू, ये नेगेटिव है। तो सो एज का क्या काम है फिर? सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाक्यों में होता है।
आप कह सकते हैं ही इज नॉट सो गुड एज यू। लेकिन पॉजिटिव वाक्यों में नहीं। नहीं कह सकते, ये गलत होगा। तो परीक्षा में अगर कोई पॉजिटिव वाक्य सो एज के साथ दिखे तो समझो वहीं गलती है। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं गलत जोड़ों की। रूल 91, रिडंडेंट कनेक्टर्स। कुछ शब्द जोड़े ऐसे हैं जिनका एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे इफ या व्हेन के साथ देन का प्रयोग। व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, गलत है। अच्छा। व्हेन खुद ही शर्त बता रहा है, देन की जरूरत नहीं है। सही वाक्य है व्हेन आई कम आई विल मीट यू। और दूसरा ऐसा कौन सा जोड़ा है? सिंस या बिकॉज के साथ सो या देयरफॉर का प्रयोग। ये दोनों ही कारण बताते हैं, इसलिए परिणाम बताने वाला सो अनावश्यक है। सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, गलत है। तो सीधा कहे सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अच्छा, वो क्या? एक मशहूर कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। हाँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ एज सो का इस्तेमाल हुआ है। कहावतों और मुहावरों में ऐसे पुराने स्ट्रक्चर सही माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल 92 पे, लेस्ट अनटिल अनलेस। इन शब्दों के बारे में क्या खास है? ये तीनों शब्द अपने आप में नेगेटिव हैं। अनलेस मतलब यदि नहीं, अनटिल मतलब जब तक नहीं, और लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि। इसलिए इनके बाद आने वाले क्लॉज में नॉट या नो का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना ये डबल नेगेटिव की गलती हो जाएगी। तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड गलत है, सही होगा अनलेस यू वर्क हार्ड। बिल्कुल। और लेस्ट के बारे में एक और खास बात याद रखनी है। क्या? इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। ये एक फिक्स्ड जोड़ी है, लेस्ट शुड। लेस्ट विल या लेस्ट में गलत है। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। सही। अब एक छोटा पर जरूरी नियम, रूल 93, नंबर प्लस यूनिट स्ट्रक्चर। अगर हमें 2.5 किलो लिखना है तो सही तरीका क्या है? 2.5 किलोज या 2 किलोज एंड अ हाफ। मुझे लगता है पहला का ज्यादा सही लगता है। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से सही संरचना है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, 2, फिर एंडा, फिर फ्रैक्शन यानी हाफ, और अंत में यूनिट मतलब किलोज। 2.5 किलोज। हाँ, और ध्यान दें कि भिन्न से पहले आर्टिकल ए लगाना जरूरी है, जैसे 2.25 meters। अगला नियम 94 भी कुछ ऐसा ही है। जब कोई वर्ब नाउन की तरह इस्तेमाल हो, जैसे वॉक या टॉक। जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन लगाना अनिवार्य हो जाता है, जैसे वॉक एक क्रिया है। लेकिन जब हम कहते हैं शी गोज फॉर अ वॉक डेली, तो यहाँ वॉक एक नाउन बन गया है, इसलिए उससे पहले ए लगा। तो लेट्स गो फॉर वॉक जो हम अक्सर बोलते हैं वो गलत है। सही होगा लेट्स गो फॉर अ वॉक। बिल्कुल, ये स्पोकन इंग्लिश की एक आम गलती है जो परीक्षाओं में नहीं चलती। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की, रूल 95 में। अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई भिन्न हो, जैसे 2/3, तो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ वर्ब का रूप फ्रैक्शन पर नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले नाउन पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। उदाहरण के लिए 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर फिनिश्ड। यहाँ प्रोजेक्ट्स प्लूरल है इसलिए आर लगा। ओके। लेकिन 2/3 ऑफ द नॉवल हैज बीन रेड। यहाँ नॉवल सिंगुलर है इसलिए हैज बीन लगा। तो असली बॉस फ्रैक्शन नहीं बल्कि उसके बाद आने वाला नाउन है। एकदम सही। अब आर्टिकल्स की बात को आगे बढ़ाते हुए रूल 96 पर आते हैं, जो मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में है। क्या हम कह सकते हैं ए गोल्ड इज एक्सपेंसिव या द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? नहीं, सामान्य अर्थ में मटीरियल नाउन्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे ऑनेस्टी, विजडम, लव के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो सही वाक्य होंगे गोल्ड इज एक्सपेंसिव और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन क्या इसमें भी कोई स्पेसिफिक वाला अपवाद है? जैसे अगर मैं नेपाल के सोने की बात करूं। बिल्कुल। अगर आप किसी खास सोने की बात कर रहे हैं तो द लग सकता है, जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज फेमस। यहां हम दुनिया के सारे सोने की नहीं बल्कि नेपाल के खास सोने की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और अजीब नियम, रूल 97, बीमारियों के नाम। इनके साथ आर्टिकल का क्या नियम है? ज्यादातर बीमारियों के नामों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। हम कैंसर, डायबिटीज, फीवर कहते हैं,
द कैंसर या अ फीवर नहीं। लेकिन अंग्रेजी में 5 अपवाद हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। और वो 5 कौन-कौन सी हैं? द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग और द फ्लू। इन 5 के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। ये तो रटने वाली बात हो गई। द मीजल्स इज कंटेजियस सही है, लेकिन द डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज गलत है। एकदम सही। अब बात करते हैं कुछ और अनोखी चीजों की। रूल 98 में हम द सन, द मून, द वर्ल्ड कहते हैं, तो क्या हम द गॉड, द हेवन या द पार्लियामेंट भी कहते हैं? नहीं। जो चीजें दुनिया में अनोखी और एकमात्र हैं, जैसे सूरज, चांद, उनके साथ द लगता है। लेकिन गॉड, हेवन, हेल और पार्लियामेंट जैसे शब्दों को जब उनके सामान्य वैचारिक अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है तो आर्टिकल नहीं लगता, जैसे गॉड रिजाइड्स इन हेवन। लेकिन यहाँ भी स्पेसिफिक वाला नियम लागू होता होगा, जैसे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। जब हम भारत की संसद की बात कर रहे हैं, जो कि एक विशिष्ट इमारत या संस्था है, तो द लगेगा। लेकिन अगर कोई नेता कहता है आई विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, तो वहां द नहीं लगेगा। इसी से जुड़ा है रूल 99, स्पेस शब्द का प्रयोग। इसके भी 2 मतलब हैं। हाँ, और दोनों के साथ आर्टिकल का नियम बिल्कुल उल्टा है। जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष यानी यूनिवर्स होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस। और जब इसका मतलब जगह यानी एरिया हो, तब इसके साथ द का प्रयोग होता है, जैसे शी ट्राइड टू पार्क हर कार बट द स्पेस वाज टू स्मॉल। यहाँ द स्पेस का मतलब पार्किंग की खाली जगह से है। तो ही वेंट टू द स्पेस कहना एक आम गलती है। बिल्कुल। अब आर्टिकल से जुड़ा हमारा आखिरी नियम, रूल 100, दिशाएं यानी डायरेक्शंस। द ईस्ट, द वेस्ट कहना सही है। हाँ, दिशाओं के नामों के साथ हमेशा द लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ तो द नहीं लगता। यही इसका अपवाद है। जब कोई दिशा किसी जगह के नाम का हिस्सा बन जाती है तो आर्टिकल हट जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल, साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका। हम द नॉर्थ अमेरिका नहीं कह सकते। तो निचोड़ ये है कि दिशा अकेले हो तो द लगेगा, पर अगर वो किसी जगह के नाम का हिस्सा है तो नहीं लगेगा। द वेस्टर्न इंडिया गलत है, वेस्टर्न इंडिया सही है। एकदम सही। रूल 101, मेक ऑफ वर्सेस मेक फ्रॉम। नियम 101, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम के बीच का अंतर। इसमें लिखा है मेक ऑफ फिजिकल स्टेट इज अनचेंज्ड, मतलब जब मूल वस्तु का रूप न बदले। हाँ, मेक ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज की भौतिक अवस्था नहीं बदलती। अच्छा, जैसे द रिंग इज मेड ऑफ साइन गोल्ड। जी, उदाहरण के लिए अंगूठी सोने की बनी है। यहाँ पर जो सोना है उसका मूल रूप नहीं बदला है। अच्छा। और मेक फ्रॉम, मटेरियल चेंजेस फॉर्म कंप्लीटली, यानी जब मूल वस्तु पूरी तरह बदल जाए। सही। मेक फ्रॉम का प्रयोग तब होता है जब वो जो मूल वस्तु है वो पूरी तरह से अपना रूप ही बदल लेती है। जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम साइन ग्रेप्स। बिल्कुल, शराब अंगूर से बनती है। अब यहाँ देखिए, अंगूर का जो रूप है वो पूरी तरह से बदल गया है। आप शराब से वापस अंगूर नहीं बना सकते। हाँ, ये तो है। तो एग्जाम फैक्ट है, लुक फॉर साइन इररिवर्सिबल चेंजेस टू आइडेंटिफाई साइन मेक फ्रॉम। जी, परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छी टिप है। मेक फ्रॉम की पहचान करने के लिए इररिवर्सिबल चेंजेस मतलब ऐसे बदलावों को देखें जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन। ये तो काफी साफ हो गया। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। रूल 102, वर्ब्स विदाउट प्रेपोजिशंस। नियम 102, वो क्रियाएं जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगता। टू सम वर्ब्स टिक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, नो प्रेपोजिशन नीडेड। और ये क्रियाएं हैं अटैक, ऑर्डर, इन्वेस्टिगेट, डिस्कस, रिजेंबल, साइन। हाँ, मतलब कुछ क्रियाओं के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। जैसे एक गलत वाक्य दिया है, ही ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा, तो सही होगा ही ऑर्डर्ड अ पिज्जा। जी, ऑर्डर्ड के बाद फॉर की जरूरत नहीं है, वो अनावश्यक है। और एक है डिस्कस अबाउट द मैटर, ये भी गलत है। सही है डिस्कस द मैटर। हाँ, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में बात करना, तो अबाउट लगाने से वो बात दोबारा कही जा रही है। अच्छा, और इसका एग्जाम फैक्ट है, डिस्कस अबाउट एंड ऑर्डर फॉर आर फ्रीक्वेंट एरर्स इन SSC CGL। सही बात है। SSC CGL परीक्षा में ये गलतियां बहुत आम है और अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं रूल 103, वन प्लस अनदर, नॉट ए। नियम 103, वन के साथ अनदर का प्रयोग होता है, ए का नहीं। तो नियम है यूज वन विद अनदर और अदर, डू नॉट यूज अ। जी,
ये एक तरह का क्या कहते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर बनाता है। वन के साथ अनदर या अदर का ही इस्तेमाल करें, अ का नहीं। जैसे गलत वाक्य है, अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू प्ले, अनदर वॉन्ट्स टू स्टडी। हाँ, ये वाक्य गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत ए स्टूडेंट से हुई है, जो स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। तो सही वाक्य होगा, वन स्टूडेंट वॉन्ट्स टू प्ले, अनदर वॉन्ट्स टू स्टडी। बिल्कुल सही। यहाँ वन से शुरुआत हुई है तो वाक्य संतुलित और सही है। और एग्जाम फैक्ट भी यही कहता है, दिस रूल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। जी, ये नियम आपके पैरेलल स्ट्रक्चर की समझ को ही परखता है। चलिए अब अगले नियम देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं, रूल 104 एंड 105। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वर्सेस अमिड। नियम 104 और 105 ये वितरण के लिए अमंग और अमिड के प्रयोग के बारे में है। अमंग, अमंगस्ट फॉर मोर देन 2 काउंटेबल नाउन्स। और एक और नियम है, अमंग कॉन्सोनेंट साउंड, अमंगस्ट वावल साउंड। हाँ, अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग 2 से ज्यादा गिने जा सकने वाले नाउन्स के लिए होता है। और एक छोटी सी बात है कि अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और अमंगस्ट का वाउल साउंड से पहले होता है। ठीक है। और अमिड, अमिडस्ट है फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे ही सैट अमिडस्ट ऑनेस्ट पीपल। बिल्कुल, अमिड या अमिड्स का प्रयोग उन नाउन्स के लिए होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे इस उदाहरण में ऑनेस्ट पीपल एक समूह की भावना बता रहा है। और एग्जाम फैक्ट कहता है, बैंक पीओ एग्जाम्स ऑफन स्वैप अमंग अमिड टू कंफ्यूज कैंडिडेट्स। ये तो होता ही है। बैंक पीओ की परीक्षाओं में उम्मीदवारों को उलझाने के लिए अक्सर अमंग और अमिड को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर दिया जाता है। अगला नियम है रूल 106, इन वर्सेस इनटू। नियम 106, इन और इनटू के बीच का एक बहुत ही जरूरी अंतर। इन स्टेशनरी पोजीशन, इनसाइड यानी स्थिरता, जैसे शी इज इन द रूम। हाँ, जब कोई चीज पहले से ही अंदर स्थिर अवस्था में हो तो इन का प्रयोग होता है, वो कमरे में पहले से है। और इनटू मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर गति। एग्जाम्पल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। बिल्कुल, जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर गति करती हुई जाती है तब इनटू का प्रयोग होता है। जैसे मेंढक बाहर था और कूदकर कुएं के अंदर गया। तो इसका एग्जाम फैक्ट है, verbs like jump, dive and enter usually trigger into। जी, जंप, डाइव और एंटर जैसी क्रियाएं गति दिखाती हैं, इसलिए इनके साथ आमतौर पर इनटू का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं रूल 107, फिक्स्ड prepositions। नियम 107 यानी निश्चित prepositions। Some words govern specific prepositions, मतलब कुछ शब्दों के साथ हमेशा एक खास preposition ही आता है। हाँ, इनकी एक पक्की जोड़ी होती है जो कभी नहीं बदलती। जैसे abide के साथ by, abstain के साथ from, insist के साथ on और replete के साथ with। बिल्कुल, abide by मतलब पालन करना, abstain from मतलब परहेज करना, insist on मतलब जिद करना और replete with मतलब किसी चीज से भरा हुआ। और इसका एग्जाम फैक्ट है, memorize, insist on and persist in, a favorite trap। हाँ, ये बहुत जरूरी है। insist on और persist in को याद रखें। ये अक्सर परीक्षा में फंसाने के लिए इस्तेमाल होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है रूल 108, मॉर्निंग इवनिंग वर्सेस डेट्स। नियम 108, मॉर्निंग इवनिंग की तुलना में डेट्स के साथ प्रपोजिशन का सही प्रयोग। मेन रूल, जनरल, यूज इन द मॉर्निंग। स्पेसिफिक, इफ अ डेट, डे इज एडेड, यूज ऑन। जी, मुख्य नियम यह है कि सामान्य तौर पर हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, लेकिन जैसे ही कोई दिन या तारीख जुड़ जाए तो फिर ऑन का प्रयोग होगा। अच्छा, जैसे द क्लास स्टार्ट्स इन द इवनिंग, लेकिन द क्लास स्टार्ट्स ऑन संडे इवनिंग। एकदम सही। पहले वाक्य में सिर्फ शाम की बात है तो इन लगा, दूसरे में संडे जोड़कर उसे खास बना दिया तो ऑन लगा। तो एग्जैक्ट फैक्ट है, चेक द नाउन इमीडिएटली बिफोर मॉर्निंग टू डिसाइड इन वर्सेस ऑन। बिल्कुल, ये तय करने के लिए कि इन लगेगा या ऑन, मॉर्निंग से ठीक पहले वाले नाउन को देखना सबसे सही तरीका है। चलिए अब आते हैं रूल 109, यूसेज ऑफ टू विद होम। नियम 109, होम शब्द के साथ टू का प्रयोग कब करें और कब न करें। कॉन्सेप्ट, जनरली नो preposition बिफोर होम विद verbs of motion। एक्सेप्शन, use to if possessive my, your, his is used। मतलब सिद्धांत ये है कि आमतौर पर गति बताने वाली क्रियाओं के साथ होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, लेकिन एक अपवाद है।
अगर माय, योर, हिज जैसा कोई पोजेसिव शब्द आ जाए तो टू लगाना पड़ेगा। तो आई वेंट होम ये सही है, लेकिन आई वेंट टू हिज होम यहाँ टू लगा है। जी, सही प्रयोग है आई वेंट होम और पोजेसिव के साथ आई वेंट टू हिज होम। एग्जाम फैक्ट, arrive at home is often considered a superfluous error. हाँ, ये एक आम गलती है। अराइव एट होम का प्रयोग अक्सर एक अनावश्यक गलती माना जाता है। सिर्फ अराइव होम कहना काफी है। अब बात करते हैं रूल 110 possessive adjectives की। नियम 110 यानी संबंधवाचक विशेषण। Possessive equals one's, जैसे one must do one's duty. जी, वन का पोजेसिव वंस ही होता है। उदाहरण का मतलब है व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और possessive equals his, x everyone should do his duty. हाँ, एवरीवन को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए पारंपरिक ग्रामर के हिसाब से उसका पोजेसिव हिज होता है। तो इसका एग्जाम फैक्ट है replacing one's with his is a classic error detection question. बिल्कुल, ये एरर डिटेक्शन का एक क्लासिक सवाल है जहां वंस को हिज से बदल दिया जाता है। अगला नियम है रूल 111 fewer versus less. ये बहुत कंफ्यूजिंग है। नियम 111 फ्यूअर और लेस के बीच का अंतर। हाँ, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। fewer countable nouns number जिसे गिना जा सके, जैसे no fewer than 50 students. सही, फ्यूअर का प्रयोग उन नाउन्स के लिए होता है जिन्हें आप गिन सकते हैं। ये संख्या बताता है। और less uncountable nouns quantity जिसे नापा तौला जाए, जैसे there is less water in the jug. जी, लेस का प्रयोग उन नाउन्स के लिए होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ये मात्रा बताता है, जैसे पानी, चीनी, हवा। तो एग्जाम फैक्ट है never use less with plural nouns like boys or rupees. बिल्कुल सही, लेस का प्रयोग कभी भी बॉयज या रुपीज जैसे प्लूरल नाउन्स के साथ ना करें क्योंकि इन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं रूल 112 elder versus older. नियम 112 एल्डर और ओल्डर के बीच का अंतर। Elder blood relations no than खून के रिश्ते परिवार के लिए, जैसे he is my elder brother. हाँ, एल्डर का प्रयोग सिर्फ खून के रिश्तों के लिए होता है और इसके बाद कभी than नहीं लगता। और older anyone anything else followed by than अन्य लोगों या वस्तुओं के लिए, जैसे राम is older than श्याम। जी, ओल्डर का प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है और इसके बाद हमेशा than लगता है। तो एग्जाम फैक्ट यही है कि if than is present, elder is almost always wrong. बिल्कुल, अगर वाक्य में than मौजूद है तो समझ जाइए कि एल्डर का प्रयोग लगभग हमेशा गलत ही होगा। अगला नियम है रूल 13 कंपैरिजन ऑफ इक्वल्स। नियम 113 यानी समान चीजों की तुलना। कॉन्सेप्ट कंपेयर सिमिलर थिंग्स, यूज दैट ऑफ सिंगुलर और दोज ऑफ प्लूरल। तुलना समान चीजों में होनी चाहिए। जी, सिद्धांत यह है कि तुलना हमेशा एक जैसी चीजों में होनी चाहिए। सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे गलत वाक्य है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। हाँ, ये वाक्य गलत है क्योंकि इसमें दिल्ली के क्लाइमेट की तुलना मुंबई शहर से हो रही है, क्लाइमेट से नहीं। तो सही वाक्य होगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। बिल्कुल सही, यहाँ दैट ऑफ का मतलब है द क्लाइमेट ऑफ, जिससे तुलना बराबर की चीजों में हो रही है। एग्जाम फैक्ट वॉच आउट फॉर प्लूरल कंपैरिजंस यूजिंग दोज ऑफ। जी, प्लूरल तुलना करते समय दोज ऑफ के प्रयोग पर खास ध्यान देना चाहिए। अब वो नियम जो सबसे जरूरी बताया गया है, रूल 114 वन ऑफ ईच ऑफ। नियम 114 वन ऑफ और ईच ऑफ का प्रयोग। द फॉर्मूला पैनल फ्रेज प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। नाउन हमेशा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर। हाँ, इसका फॉर्मूला सीधा है, वन ऑफ या ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे वन ऑफ द बॉयज प्लूरल नाउन हैज सिंगुलर वर्ब डन हिज वर्क। जी, लड़कों प्लूरल नाउन में से एक सिंगुलर सब्जेक्ट ने अपना काम कर लिया है, सिंगुलर वर्ब। हम बात एक की कर रहे हैं, लड़कों की नहीं। और इसका एग्जाम फैक्ट है दिस इज द नंबर 1 मोस्ट रिपीटेड ग्रामर रूल इन IBPS एग्जाम्स। बिल्कुल, ये IBPS परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार दोहराए जाने वाला ग्रामर का नियम है। अगला है रूल 115 prepositions एंड pronouns। नियम 115 prepositions और pronouns का संबंध। कॉन्सेप्ट prepositions like but,
except between, let, take objective case. जी, सिद्धांत ये है कि बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लेट जैसे शब्दों के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे मी, हिम, अस। तो between you and me, not I, और let him go, not he. एकदम सही, बिटवीन यू एंड मी होगा, आई नहीं, और लेट हिम गो होगा, ही नहीं। Exam fact: let we go is a common error. It must be let us go. हाँ, लेट वी गो एक बहुत ही आम गलती है। सही प्रयोग लेट अस गो होना चाहिए। लेकिन अगला नियम तो कुछ और कहता है। Rule 116. It is I, not me. नियम 116, सही प्रयोग इट इज आई है, इट इज मी नहीं। ये एक क्लासिक नियम है। Rule panel. After it is or it was, use the subjective case. हाँ, नियम यह है कि इट इज या इट वॉज के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यानी आई, ही, शी का प्रयोग होता है। तो स्पोकन इंग्लिश में तो इट्स मी चलता है, पर रिटन एग्जाम में इट इज आई हु एम गिल्टी। बिल्कुल, बोलचाल में इट्स मी आम है, पर व्याकरण की दृष्टि से गलत है। परीक्षा में इट इज आई या इट इज ही सही माना जाएगा। Exam fact: the verb following must agree with the pronoun I am, he is. जी, ये भी जरूरी है। इसके बाद जो क्रिया आएगी वो प्रोनाउन के अनुसार होगी, जैसे आई के साथ एम, ही के साथ इज। Rule 117. फिक्स्ड कनेक्टर्स। नियम 117 यानी निश्चित कनेक्टर्स। Such a person, as I expected, no other choice than to study, nothing else but madness. हाँ, ये तय जोड़ियां हैं। सच के साथ as, अदर के साथ than और else के साथ but आता है। Exam fact: examiners often swap but and than to confuse you. बिल्कुल, परीक्षक अक्सर कंफ्यूज करने के लिए but और than की अदला बदली कर देते हैं। Apostrophe के नियम। Rule 118, hissing sound. Don't add s if word ends in hissing sound. Just add apostrophe. Exam: Jesus' sake, girls' school. जी, मतलब यदि कोई शब्द एस जैसी हिसिंग साउंड पर समाप्त होता है तो अपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस ना लगाएं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएं। Or Rule 119, pronouns. Never use apostrophe with possessive pronouns. Yours, hers, theirs. हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। तो एग्जाम फैक्ट है, yours is a grammatical crime in exams. सही में, ये एक बहुत बड़ी व्याकरण की गलती है। योर्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। और अब आखिरी नियम, Rule 120, adjectives without nouns. नियम 120, वो एडजेक्टिव्स जिनके तुरंत बाद नाउन नहीं आता। Awake, alone, alike, unable. जी, इन शब्दों के ठीक बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गलत है, he is an asleep man. सही है, the man is asleep. बिल्कुल, asleep man गलत है, सही प्रयोग होगा the man is asleep. तो एग्जाम फैक्ट है, these are predicative adjectives. They appear in the predicate only. हाँ, इन्हें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं क्योंकि ये केवल वाक्य के प्रेडिकेट यानी क्रिया के बाद वाले हिस्से में ही आते हैं। Mission accomplished. Thanks for watching. Like, share, and subscribe for more amazing content.